नमस्कार। आज मैं बैठा हूँ उजाला सिकनेस हॉस्पिटल रेवाड़ी में। यहाँ घुटनों का और हिप्स का लगभग 100 ऑपरेशन सफल हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद जो क्रिया होती है वो होती है फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ हमारे साथ बैठी हैं फिजियोथेरेपिस्ट सीमा जी। आज उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से सफलता हासिल की है और किस तरह इस मुकाम पे पहुंचे। सीमा जी, आप क्या हमारे चैनल में जी हाँ, नमस्कार। आज हमारे यहाँ पे प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है इस चीज के ऊपर कि 100 सर्जरी 100 घुटनों के और कूलों के जो प्रत्यारोपण है वो सक्सेसफुल हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ मीडिया मीटिंग कराई है। तो डॉक्टर मनीष जी हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, जिनका मेन रोल है, जिन्होंने ये सर्जरी परफॉर्म की। उसके बाद इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरा यहाँ पे। तो हम डे 1 से आफ्टर ऑपरेशन, जब पेशेंट हिलडुल भी नहीं पाता, बहुत दर्द में रहता है, हम उस दर्द के साथ उसे नी बेंडिंग करा देते हैं। वहीं पर 90 डिग्री तक नी बेंड हो जाता है। और मेनली दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कि सर्जरी के बाद उसे 1 महीने तक रेस्ट दे दिया जाता है, जिसके बाद उनका सक्सेस रेट कम हो जाता है। यही एक पॉइंट है जहां पर हमारा हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। मैम, एक रूमर होता है कि काफी लोगों के दिमाग में है कि ये ऑपरेशन ही करा लें और वो सफल ना हो, तो सफल ना होने का जहां तक देखा जाए कारण कि यही है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है कि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को नहीं चाहिए क्या एक पेशेंट को ऑपरेट किया है तो उनको सही तरीके से बताया जाए? क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, हो सकता है कि हमारा मतलब कि जो ऑर्थोपेडिशियंस हैं वो सोचते हैं हमारा पार्ट हो गया। अब वो मतलब हो सकता है कि वो सोचते हैं अंडरस्टूड है कि पेशेंट अपनी एक्सरसाइजेस कराएगा, लेकिन वो एक्सरसाइज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं पेशेंट्स। वो सोचते हैं सर्जरी ही इंपॉर्टेंट था, जो हो गया अब बस खत्म। बात वो होती है कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, तो वहीं पे जॉइंट खराब होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर मनीष भी अच्छे से पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और मैं भी डे 1 पे वहां पहुंचती हूँ। हम विजिट्स करते हैं पेशेंट्स की ऊपर ही वार्ड्स के अंदर। तो जो भी TKR, THR रिप्लेसमेंट के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको मैं वहीं पे मोबिलाइजेशन शुरू करा देती हूँ, उनकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू करा देती हूँ। तो अभी आपने कहा कि बाहर जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि एक्सरसाइज आप घर कर लेना, तो ऐसा नहीं मानते कि कई गलत एक्सरसाइज के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जी हाँ, तो किस तरह से क्या उसका दुष्प्रभाव यही है, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट में हम बोलते हैं कि एक बराबर दूरी पैरों में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने पैरों को क्रॉस कर लिया ऐसे, तो उनका जो हिप में जो इम्प्लांट डाला, एक बॉल जैसा इम्प्लांट होता है, वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया, डैमेज हो जाएगा। फिर पेशेंट को कई बार घुटनों में भी, जैसे हम घुटनों का जिनका ऑपरेशन होता है तो उसे सीधा चलने पर मुड़ना नहीं है, मतलब ट्विस्ट नहीं करने हैं घुटने, वो ट्विस्ट कर लेते हैं, तब भी इम्प्लांट खराब हो जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पर काउंसलिंग का मेन पार्ट है कि पेशेंट को डे 1 से हम समझा रहे हैं, तुम्हें आना है रेगुलर, डिस्चार्ज के बाद रेगुलर आना है, और बहुत उसकी इंपॉर्टेंस हम बताते हैं पेशेंट को। तभी पेशेंट का माइंड सेट होता है और वो आता है रेगुलर, उसके सक्सेस होता है फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट। आप एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ऑपरेशन ना करा के पहली स्टेज में कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे रिकवर हो जाए वो बताएंगे क्या? जी हाँ, एक होता है उल्टा चलना, जिसको हम रिट्रो वॉकिंग बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले भी बोला था, सीमेंटेड मैदान पे या रोड पे वॉकिंग मत करो, नहीं तो घुटने डैमेज होंगे ही होंगे। हमें घास के मैदान पे चलना चाहिए। दूसरा, स्पोर्ट शूज पहन के चले। अच्छे स्पोर्ट शूज आपकी जो डैमेज होगा उसको 50% तक रोक सकते हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट अच्छी अपने जूतों पे जरूर कीजिए, अच्छी कंपनी के जूते जरूर पहनिए। तो क्या जो जॉइंट्स पेन वाले सफर कर रहे हैं उन्हीं को इस तरह से मैदान में चलना चाहिए या हर किसी को इस अवॉइड करना चाहिए? जी, सभी को। आफ्टर 30 की उम्र के बाद हमारी जो बोन है वो डिमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी उस वक्त हमें 30 की उम्र के बाद हर किसी व्यक्ति को, चाहे महिला है पुरुष है, उसे अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। हमें अपने लिए कम से कम 15 मिनट्स एक्सरसाइजेस के जरूर निकालने चाहिए। नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारा शरीर ही हमारा साथ देता है जब बुढ़ापे में। तो हम उस स्टेज तक ना पहुंचे तो उससे बेहतर है एक तो खान पान, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना मत पकाइए, एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल बंद कर दीजिए अपने घर से। लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए। सफेद नमक मत खाइएगा, सेंधा नमक का यूज कीजिए। ये 3-4 चीजें जब आप अपनाओगे, मिट्टी के घड़े में पानी यूज कीजिए। अब अगर आप इन चीजों को अपनाओगे तो आपको दूध पीने की भी जरूरत नहीं है। जैसा हम सोचते हैं ना, दूध पीने से कैल्शियम हमारी बॉडी में आएगा। दूध मात्र 6 महीने तक अपनी माँ का ही पीना होता है बच्चे को, हर किसी को। घोड़ा दूध नहीं पीता किसी का, लेकिन उसको घुटनों में दर्द भी नहीं आता, क्योंकि नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारी बोन खुद ही कैल्शियम बनाती है अपना।
तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। दूध वही पचा पाएगा जो घास को पचा सकता है। बछड़े के लिए दूध पैदा करती है उसकी माँ, तो दूध हमारे लिए इतना असेंशियल नहीं है। बाकी चीजें जो मैं बता रही हूँ, एल्यूमिनियम को हटा दो अपनी रसोई से। लोगों की धारणाएं रही है कि कैल्शियम या विटामिन नहीं, उसके अलावा भी जैसे वेट बढ़ जाता है, वो भी इसका कारण होता है क्या? हाँ जी, ओबेसिटी की वजह से भी नी में गैप खत्म होता है। ऑब्वियसली जब इतना बोझ ऊपर होगा, फिर एंकल तक मतलब हमारे टखने पूरा बोझ लेते हैं। जो मैंने एक बात बताई थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही पास होती है बॉडी में से हेड टू टो, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होती है। ओबेसिटी की वजह से, पेट की वजह से हमारा पोस्चर बदल जाता है। पोस्चर बदलने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है। जिस तरफ ज्यादा होगी उस तरफ घिसना शुरू हो जाएगा, उस तरफ की बोन्स वीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि विटामिन डी की डिफिशियंसी भी इसका एक कारण है। हमारे इस इलाके में विटामिन डी बहुत कम पाया जाता है जब देखा है, तो क्या कारण है, क्या खान पान खाना चाहिए और किस तरह से हम उसका विटामिन डी बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, एक तो जो मैं अपना बताती हूँ पर्सनल, मैं दूध नहीं पीती हूँ, बट मैं ये चीजें जो आप लोगों को बताई है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, ये चीजें, और जो नमक मैंने बदला है उसकी वजह से मैंने अपना चेकअप भी कराया है विटामिन D3 का, तो 25 से अबो है मेरा, जबकि मैं दूध भी नहीं पीती हूँ। तो क्यों है? क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ये है। तो जो मैंने अपने पर एक्सपेरिमेंट किया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के थ्रू सबके पास जाए, तो ये चीजें अपनानी चाहिए, तो आप लोगों में भी कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर जैसे एक तालाब का पानी सड़ जाता है लेकिन नदी का पानी नहीं सड़ता, क्योंकि वो सदा बहता रहता है, तो हमारे बॉडी को हमने उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, चलने फिरने वाला, मतलब एक्टिव रहना चाहिए, तो नहीं होंगे डैमेज। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कि 30 की उम्र के बाद स्पेशली महिलाएं अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अपने जोड़ों के लिए हमें परिवार नहीं देखता है इस चीज को कि दर्द है, वो महिलाओं से सिर्फ काम की ही अपेक्षा की जाती है कि काम करते रहिए तो अच्छी है। दर्द वाली परेशान है, बीमारी बार बार रोती रहती है, तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो हमें 30 की उम्र के बाद हमारे घुटने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज है, जो मेरा एक चैनल है डॉक्टर सीमा ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी, उस पे जाना तो कुछ एक्सरसाइजेज वहां मिल जाएंगी, और उसे प्लीज फॉलो भी करना। अभी आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर सीमा से बात कर रहे थे। इनका मुख्य कहना है कि आज की लाइफस्टाइल ही ज्यादातर बीमारियों की देन है, तो लाइफस्टाइल बदलिए, बीमारियों को दूर भगाइए। धन्यवाद।